पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर प्रदेश का दौरा करेंगे। अमित शाह 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली बीरभूम के सूरी में और दूसरी आरामबाग में होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी की रात कोलकाता पहुंचेंगे और 12 फरवरी को राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह करीब 11:30 बजे सूरी में रैली करेंगे। वहीं सूरी में रैली करने के बाद गृह मंत्री करीब 2:30 बजे हुगली के आरामबाग में रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल आरामबाग में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार तपन कुमार रॉय को टीएमसी की अपरूपा पोद्दार ने 1142 मतों से हराया था। इसी को देखते हुए प्रदेश बीजेपी लगातार आरामबाग में प्रचार कर रही है और अब एक बार फिर 2024 में सीट पर कब्जा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां 12 फरवरी को रैली करेंगे। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का आईसीसी रैंकिंग में दबदबा कायम है, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव के पास एक ऐसा मौका है जिसमें वो आईसीसी रैंकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल टॉप पर काबिज सूर्य कुमार यादव के आईसीसी में 908 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में सूर्य धमाल मचाते हैं तो वो आईसीसी रैंकिंग में टॉप पॉइंट्स का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल आईसीसी टी20 रैंकिंग के इतिहास में सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे प्लेयर हैं। उनसे पहले इंग्लैंड के डेविड मलान टॉप पर काबिज हैं। उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 915 रेटिंग हासिल की है। मलान ने ये कारनामा साल 2020 में किया था। सूर्य कुमार यादव 908 रेटिंग पाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने हाल ही में एरन फिंच 900, विराट कोहली 897 और बाबर आजम 896 जैसे स्टार खिलाड़ियों को पछाड़ा है। साथ ही सूर्य टी20 रैंकिंग में 900 से ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं अगर आईसीसी टी20 रैंकिंग की बात की जाए तो मौजूदा टी20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव 908 रेटिंग के साथ टॉप पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 836 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। वहीं टॉप 10 टी20 रैंकिंग में सूर्य कुमार अकेले भारतीय हैं। उनके बाद विराट कोहली टॉप 10 से बाहर 14वें नंबर पर मौजूद हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने तमाम बड़े ऐलान किए हैं। वहीं आम बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश होगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में गांव, गरीब और किसानों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मिडिल क्लास का भी खास ध्यान रखा गया है। बजट से विकसित भारत का सपना पूरा होगा। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को
टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नई इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने सोमवार देर रात 12:05 पर पीसीआर कॉल कर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉल करने वाले शख्स की पहचान की। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिल्ली के मुंडका का रहने वाला है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोपी का नाम जयप्रकाश बताया गया है। आरोपी का दिमागी इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पीसीआर कॉल करने के बाद पुलिस ने कॉल करने वाले शख्स की शिनाख्त की और कुछ ही वक्त में उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी का इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जयप्रकाश दिल्ली गेट स्थित एक आई सेंटर में हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करता है और उसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास चल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ की कोशिश कर रही है। आरोपी के दिमागी रूप से बीमार होने के कारण उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही है।